हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। और इसके ठीक पहले मैंने आज के मॉक टेस्ट का पेपर 1 का 1 से लेकर के 35 तक का क्वेश्चन, उसका आंसर, उसके विषय में एक्सप्लेनेशन मैंने आप तक पहुंचाने का काम किया है। अब उसी सेट से 36 से लेकर के 70 तक के क्वेश्चन को देखने के लिए आप तैयार हो जाएं। उम्मीद है आपने इसके पहले के वीडियो को देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देख लीजिए ताकि पूरा सेट के संदर्भ में आपको जानकारी हो सके, क्वेश्चन के पैटर्न को आप देख सकें और उससे जुड़ी हुई जो तमाम जानकारियां हैं उसको आप हासिल कर सकें। तो चलिए फिलहाल अब सेकंड पार्ट का 36 से शुरू करते हैं और यहाँ भी ज़रूरत के हिसाब से हम एक्सप्लेन करेंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर 36, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये पॉलिटी पीए दोनों का ही हिस्सा है। सबसे पहले इसका सही उत्तर, तो सही उत्तर है सी, प्रधानमंत्री। जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। जल संसाधन मंत्री जैसे आप जानते होंगे गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। और जो जल संसाधन मंत्रालय है ये करता क्या है? तो जल संसाधनों के विकास और उनके रेगुलेशन मतलब विनियमन के लिए दिशा निर्देश और जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं उसके क्रियान्वयन संबंधी विधि व्यवस्था को देखने का काम जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और जैसा कि बताया कि गजेंद्र सिंह शेखावत जल संसाधन मंत्री हैं। अब देखिए हम लोग वन एवं पर्यावरण मंत्री, इनका काम भी कमोबेश वन और उससे संबंधित नीतियों के क्रियान्वयन से होगा। भूपेंद्र यादव इस मंत्रालय के प्रमुख हैं, मतलब मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। और सांस्कृतिक मंत्रालय जो है ये क्या करती है? तो ये करती है जो भारत के सांस्कृतिक विरासत है उनका संरक्षण करना, भारत के कला और संस्कृति को बढ़ावा देना। और अभी किशन रेड्डी सांस्कृतिक मंत्रालय के मंत्री हैं, मतलब संस्कृति मंत्री से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 36 का आंसर सी है और बाकी जो आवश्यक जानकारी थी वो चीजें। नंबर 37, ये पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। ग्राम सभा के संबंध में क्या सही नहीं है? मतलब 3 बातें यहां सही हैं और 1 सही नहीं है। जिसमें जो सही नहीं है वो ये है कि ऑप्शन सी को आप देखिए, लिखा हुआ है कि इसकी बैठक वर्ष में कम से कम 3 बार अवश्य होगी। ये प्रोविजन नहीं है, बल्कि प्रोविजन ये है कि इसकी वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक अवश्य होगी और आवश्यकता होगा तो और भी बैठकें की जा सकती हैं, लेकिन 2 बैठक आवश्यक तौर पर होगी। आर्टिकल 243A इसका प्रावधान करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका गठन 200 या अधिक सदस्यों से मिलकर होता है, ये भी सही है। और इसकी गणपूर्ति मतलब कोरम, जो इसके पंजीकृत मतदाता हैं, तो पंजीकृत मतदाता ग्राम सभा होंगे। ठीक है, ये कोई चयनित सभा नहीं होती है, बल्कि गांव के वो तमाम लोग जिनका उम्र 18 या उससे ऊपर है वो ऑटोमेटिकली इसके वोटर हो जाते हैं। तो पंजीकृत मतदाता के 5वें भाग के बराबर इसकी गणपूर्ति होती है। नंबर 38, एक संविधान की रचना तो सरल है परंतु क्रियान्वयन कठिन, किसने कहा था? सही उत्तर पहले जान लीजिए। सही उत्तर है वुड्रो विल्सन। निश्चित तौर पे आपने इनका नाम सुन रखा होगा। वुड्रो विल्सन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना की थी और लोक प्रशासन के ये जनक कहलाते हैं। इन्होंने प्रशासन और राजनीति को अलग अलग किया और पहली बार 1887 में इन्होंने लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया और ये स्थापना उनके द्वारा लिखे गए एक लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू हुआ था। तो वुड्रो विल्सन फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लूथर गुलिक जिनका कि दृष्टिकोण प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहलाता है या ये प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक हैं। पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण इन्हीं से संबंधित है। हर्बर्ट साइमन जो हैं इनका योगदान इस रूप में हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि ये लोक प्रशासन के संकुचित दृष्टिकोण के मुख्य समर्थक माने जाते हैं। अन्य समर्थक हैं लेकिन हर्बर्ट साइमन जो हैं वो लोक प्रशासन के संकुचित दृष्टिकोण मतलब नैरो अप्रोच के मेन समर्थक हैं। अब मतलब बनता है कि नैरो अप्रोच क्या है या
संकुचित दृष्टिकोण क्या है? तो इसका मतलब यह हुआ कि ये लोग ये मानते हैं कि लोक प्रशासन में सरकार का जो कार्यपालिका वाला अंग है सिर्फ उसी की भूमिका होती है, विधायिका और न्यायपालिका की भूमिका नहीं होती है। इसीलिए इनका जो दृष्टिकोण है वो संकुचित दृष्टिकोण माना जाता है और उसके मुख्य समर्थक रहे हैं हर्बर्ट साइमन ही। मैक्स वेबर पर आगे वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे, अभी फिलहाल इनको रहने दीजिए यहां पर। नंबर 39, किस देश में सबसे पहले या सबसे अधिक बोली लगाने वाले को प्रशासनिक पद दिए जाने का प्रचलन था? मतलब प्रशासनिक पद मिलता था उस व्यक्ति को जो अपने पद के लिए सबसे अधिक बोली लगाता था। तो यह व्यवस्था थी फ्रांस में 1789 के 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले तक यहां पर यही व्यवस्था लागू थी। जबकि ब्रिटेन में जो व्यवस्था थी प्रशासनिक अधिकारियों के चयन के लिए उसको संरक्षण प्रणाली या प्रश्रय प्रणाली कहा जाता था, जिसके तहत यह मान्यता थी कि सिर्फ जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, श्रेष्ठ वर्ग के लोग हैं, उनको ही प्रशासन में चयन किया जाना चाहिए और उन्हीं का चयन होता था। लेकिन बाद में वक्त बदला और 1855 में आंशिक रूप से ब्रिटेन में योग्यता का सिद्धांत को अपनाया गया और योग्यता के आधार पर प्रशासनिक अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया शुरू हुई 1855 में। लेकिन 1870 से पूर्ण रूपेण यहां पर योग्यता के आधार पर ही प्रशासनिक अधिकारियों का चयन किया जाने लगा। अब देखिए अमेरिका में जो प्रशासनिक अधिकारियों के चयन के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, भर्ती के लिए जो प्रणाली थी उसको बोलते थे लूट पद्धति। इसमें क्या होता था कि जो राष्ट्रपति होते थे, चूंकि वहां अध्यात्मक शासन व्यवस्था है तो राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होते हैं, तो राष्ट्रपति अपने समर्थकों का ही चयन करते थे प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर। इसका मतलब यह हुआ कि जब अगला राष्ट्रपति आएगा तो वो प्रशासनिक अधिकारी हटाए भी जा सकते हैं, क्योंकि अगला राष्ट्रपति अपने पसंद का प्रशासनिक अधिकारी को चुनेगा। लेकिन वहां पर जो ये लूट पद्धति थी, इसी पद्धति के कारण वहां के एक राष्ट्रपति गारफील्ड की हत्या भी हो गई थी। खैर 1883 में अमेरिका में पेंडल्टन अधिनियम आया और पेंडल्टन अधिनियम के आने के बाद वहां पर भी योग्यता प्रणाली को प्रशासनिक अधिकारियों के चयन के लिए अपनाया जाने लगा। ये सब लोक प्रशासन का इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। भारत की बात करें तो आप सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने यहां शासन किया, प्रशासनिक पद भी उन्हीं के टाइम में क्रिएट हुए। भारत में 1853 से योग्यता का सिद्धांत अपनाया गया, जिसके बाद आप ये भी जानते हैं कि 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले आईसीएस चुने गए थे। तो भारत में 1853 के समय से शुरू हुआ योग्यता प्रणाली। अब देखें क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? दरअसल ये सब ट्रेनिंग सेंटर हैं लिटरली। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद में है, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुंबई में है, फैक्ट्स है, इसको आप याद कर लीजिएगा। एडवांस लेवल टेली कम्युनिकेशन सेंटर सामने लिखा हुआ है बड़ोदरा, जो कि सही नहीं है क्योंकि ये गाजियाबाद में है। एडवांस लेवल टेली कम्युनिकेशन सेंटर ये गाजियाबाद में है, न कि बड़ोदरा में। बड़ोदरा में जो प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है वो है रेलवे स्टाफ कॉलेज, ठीक है, जबकि सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान बेंगलुरु में है। तो यहां तक आपने पिछला वीडियो के साथ 5 क्वेश्चन को अगर हम लोग यहां पर ऐड करें तो पॉलिटी और पीए वाला पार्ट खत्म होता है। अब अगला सेक्शन आपका इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। गन्ने का उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य किसके द्वारा अनुमोदित होती है? तो गन्ने का जो उचित और पारिश्रमिक मूल्य है, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में FRP कहते हैं, मतलब कि फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, ये किसके द्वारा अप्रूव्ड होता है? कौन अनुमोदित करता है? तो इसका आंसर है बी, आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कुछ चीजें और हम लोग जान लेते हैं। FRP जो मैंने कहा कि उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य यह है क्या? तो दरअसल गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पर रंगराजन समिति के रिकमेंडेशन पर इस चीज को अभी वर्तमान में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गन्ने का FRP आज शुरू हुआ है। बेसिकली ये 1966 से ही पूरे देश में लागू है। और FRP का मतलब हुआ कि वह मिनिमम प्राइस, मतलब जिस पर कि चीनी मिल के द्वारा गन्ना किसानों से खरीदा जाता है, उसको बोलते हैं FRP।
हालांकि एफआरपी की अनुशंसा भी सीएसीपी मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस ही करती है, लेकिन अप्रूव्ड करता है इसको आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति। भारत में फसलों के संदर्भ में आमतौर पर एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपनाया जाता है, लेकिन गन्ने के लिए एफआरपी की पद्धति अपनाई जाती है। एमएसपी के विषय में भी थोड़ी सी जानकारी यहां पर हासिल कर लें हम लोग तो बेहतर होगा। 1965 में एमएल दांतेवाला की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। उस समिति की सिफारिश पर ही शुरुआत में 3 वर्षों के लिए कृषि मूल्य आयोग मतलब कि एपीसी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का गठन किया गया था। शुरुआत में 3 वर्षों के लिए, लेकिन समय के साथ इसको परमानेंट कर दिया गया, अस्थायी कर दिया गया और 1985 में एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन का नाम बदल करके सीएसीपी कर दिया गया। आज की तारीख में सीएसीपी जो है वो 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब कि किसानों को उनकी उपज का एक न्यूनतम मूल्य की गारंटी, ठीक है, ये उनके लिए एक प्रकार से बीमा है जो वर्ष में 2 बार, एक बार खरीफ फसलों के लिए और एक बार रबी फसलों के लिए फसलों के बुआई के टाइम में घोषित किया जाता है। और कुल 23 फसलों पर एमएसपी की घोषणा की जाती है और गन्ना पर मैंने बताया एफआरपी। जो 23 फसल जिस पर की एमएसपी की घोषणा की जाती है उसमें 7 अनाज होते हैं, नोट कर लीजिएगा प्लीज, अगर जानकारी है तो रिवाइज हो जाएगा। 7 अनाज शामिल होते हैं, 5 दलहन शामिल होते हैं, 7 तिलहन शामिल होते हैं और 4 जो होते हैं वो व्यावसायिक जो फसलें हैं, कॉमर्शियल क्रॉप हैं, वो शामिल होते हैं। ठीक है, तो एमएसपी और एफआरपी गन्ना के लिए, एमएसपी सीएससीपी के द्वारा सारा कुछ और सीएससीपी के अनुशंसा पर आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति द्वारा गन्ने से संबंधित एफआरपी की घोषणा और उसका अनुमोदन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। जनांकिकीय लाभांश मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाने के लिए सरकार को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जनांकिकीय लाभांश क्या है? सामान्य शब्दों में हम लोग ये समझें तो इसका मतलब यह हुआ कि जब देश की आबादी में कार्यशील जनसंख्या जो है मतलब कि जो 16 से लेकर के या 15 से लेकर के 64 साल की अवस्था वाले लोग हैं वो आएंगे आपको कार्यशील जनसंख्या के श्रेणी में। तो कार्यशील जनसंख्या की जब मात्रा बढ़ेगी तो उसका परिणाम ये होगा कि डिपेंडेंसी रेट जो है वो कम होता चला जाएगा। नतीजा ये होगा कि अधिक लोग आय अर्जित करने की स्थिति में होंगे और कम लोग आश्रित होंगे। ऐसी स्थिति में देश जो है उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो ऊपर की ओर जाएगी। अगर हम लोग फार्मूला के तहत डेमोग्राफिक डिविडेंड को निकालना चाहें तो इसका फार्मूला है कार्यशील जनसंख्या मतलब वर्किंग पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या, तो हम लोग निकाल सकते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, भारत की आबादी में डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाने का मौका आ गया है और यह तभी संभव हो सकता है जब युवा वर्ग को सही दिशा प्रदान किया जाए। अब इन चीजों को ही ध्यान में रख करके अगर हम लोग अपने ऑप्शन की ओर जाएं तो ये आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। सिर्फ आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब पता होना चाहिए था। उच्च शिक्षा का निजीकरण, ठीक है, उच्च शिक्षा का निजीकरण कर देने का मतलब यह होगा कि कई सारे गरीब लोग जो हैं, सामान्य तौर पर सोचिए इसको, तो शिक्षा से शायद वंचित हो जाएं या शिक्षा का वो लाभ उनको ना मिल सके जो उनको जरूरत है। अधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का निर्माण, निश्चित तौर पे जनांकिकीय लाभ उठाने के लिए सुरक्षा योजना की भी आवश्यकता है, लेकिन ये जनांकिकीय लाभांश का छुपा हुआ पक्ष है, ये एचडीआई से जुड़ जाएगा। शिशु मृत्यु दर में कमी, ये भी एचडीआई से जुड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल इस ऑप्शन से इररिलेवेंट दिखते हैं, लेकिन जो सबसे रिलेवेंट ऑप्शन है वो है कुशलता विकास को प्रोत्साहन, क्योंकि इसी के माध्यम से जो युवा वर्ग है उनके स्किल को डेवलप किया जाएगा और उनको रोजगार के कार्यों में लगाया जा सकता है। तभी जाकर के जनसंख्या का लाभ मिलेगा, क्योंकि जब वो कमाएंगे तभी देश की अर्थव्यवस्था को योगदान देने की स्थिति में होंगे और ऐसा करने के लिए कुशलता का विकास करना होगा। और इसीलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस दिशा में भरपूर काम करने का लक्ष्य भी रखा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। अब चलते हैं 43।
कीमत के स्तरों में वृद्धि किन किन कारणों से होती है? तो मोटे तौर पर हम लोग जानते हैं कि प्राइस हाई कब होता है, मूल्य में वृद्धि कब होती है? जब डिमांड ज्यादा होता है और सप्लाई उसकी तुलना में कम होती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। अब ये चीज अगर दिमाग में है तो आप ऑप्शन की ओर आप जा सकते हैं। प्रभावी मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि होगा तो डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई, ये बात तो एक नंबर से हो जाएगा, तो एक इसमें सही है। 2 नंबर देखिए, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, अगर मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा तो वो और चीजों की डिमांड करेंगे, तो फिर डिमांड यहां ज्यादा होगा। ठीक है, उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि होगा तो क्या होगा कि सप्लाई ज्यादा होगा, तो ये ऑप्शन यहां पर लागू नहीं होगा, क्योंकि चीजों का सप्लाई ज्यादा होगा तो उसका मूल्य नीचे जाएगा। प्रश्न पूछता है कीमत स्तरों में वृद्धि का, तो 3 नंबर इसका सही उत्तर नहीं है। उत्पादन में कमी होगा तो फिर डिमांड और सप्लाई का चेंज जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित होगा। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 4, जो ऑप्शन में छूट चुका है। आप लिटरली इसको देखिए, डी में इसका आंसर हम रखना चाह रहे थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 1, 2, 3 लिखा गया है, डी इसका आंसर है। 1, 2 और 4 उत्पादन में वृद्धि कीमत स्तर में वृद्धि का कारण नहीं होगा, तो डी को कर लीजिए, 1, 2 सही है और 3 को आप 4 में प्लीज कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। मानवीय भूल के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। 44, 11वीं पंचवर्षीय योजना में लक्षित समावेशी विकास में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो सबसे पहले समावेशित विकास या इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब जान ले। सिंपल तरीके से इसकी परिभाषा मतलब यह है कि समाज के सभी वर्गों, समाज के सभी क्षेत्रों और समाज के सभी भागों की भागीदारी हो। अगर सबकी भागीदारी होगी तो इसके कारण से जो विकास होगा उससे प्राप्त होने वाला जो लाभ है उसको या उसमें सभी लोगों की समुचित हिस्सेदारी हो सकेगी। क्या कहा मैंने कि समाज के सभी वर्गों मतलब कि उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, इन तीनों वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए। समाज के सभी क्षेत्रों मतलब कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों, ठीक है, तो अर्थव्यवस्था का तीनों क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, मतलब कि कृषि से संबंधित क्षेत्र, उद्योग से संबंधित क्षेत्र और सेवा संबंधित क्षेत्र, और सभी भागों मतलब कि ग्रामीण और शहरी, सभी लोगों की भागीदारी होगी तो उससे विकास होगा और फिर उस विकास का लाभ भी सब लोगों को प्राप्त हो सकेगा। समावेशी विकास का मतलब यही होता है कि उच्च समृद्धि दर का लाभ समाज के निम्न तबके के लोगों को भी हासिल हो। अब ये मीनिंग अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, भेदभाव को दूर करना है तो लिंग असमानता में कमी भी दूर करना है, गरीबी में कमी भी करनी है। पूंजी बाजार का सशक्तिकरण, अगर पूंजी बाजार को सशक्त करने का काम किया जाएगा तो पूंजीवादी प्रवृत्ति बढ़ेगी और कुछ एक लोगों के हाथ में ही सारा कुछ संकेंद्रित होकर के रह जाएगा, तो जो उद्देश्य है समावेशी विकास का वो फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, रोजगार का अवसरों का विकास किया जाएगा, ये भी आवश्यक है, तो सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, सबसे पहले आवश्यक है कि इंडियन इकोनॉमी के या इकोनॉमी के ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मीनिंग अगर पता है तो डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते थे, इंक्लूसिव ग्रोथ वाला भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मीनिंग को जरूर जान के रखिए और थोड़ा सोचिएगा, तो सोचने मात्र से ही ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व करने की स्थिति में आ जाते हैं। यहां पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है जहां बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था है और अर्थव्यवस्था का मतलब ही होता है व्यवहारिक पक्ष को लेकर के चलना। तो इसको प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से सिर्फ आप देखिएगा तो सारे सवालों के जवाब आप देने की स्थिति में होंगे, जो तथाकथित तौर पर कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, मतलब इस तरह का क्वेश्चन होगा। फैक्ट्स का तो कोई माई बाप होता नहीं है, अगर याद है तो ठीक है, अदरवाइज आप समझ ही रहे हैं, तुक्का मारना है फिर। नंबर 45, किस पंचवर्षीय योजना को मानव विकास के सभी प्रयासों का सार तत्व माना जाता है? सबका एसेंस किसको माना जाता है? इसका आंसर पहले हम आपको बताएं। आंसर है 8वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो उसका मेन लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, वहीं पर इस सवाल का जवाब भी है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, प्रायोरिटी था मानव संसाधन का विकास एवं रोजगार का सृजन। तो मानव विकास, मानव संसाधन का विकास उसके मोटिव में ही शामिल है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना,
आपको ये पता होगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है, नई आर्थिक नीति जो 24 जुलाई 1991 को आई थी, उस नीति के आने के बाद भारत में जो योजना सबसे पहले बनी वो थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना सिर्फ प्रायोरिटी बता दें आपको कि स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। 5वीं पंचवर्षीय योजना ये वो योजना है जो अपने निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए जुबान पर भी आ गया। और इसका प्रायोरिटी था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, जबकि 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था खाद्य एवं उत्पादकता को उच्च प्राथमिकता देना। तो सबसे पहले आपके जितने भी 5 ईयर प्लान हैं, आप उनके प्रायोरिटी को जरूर जानिए, उनका पीरियड को भी जान के रखिए, तो कई सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। जो लोग नए हैं, जो मेरे वीडियो को भी देख रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 5 ईयर प्लान पे हम 2 वीडियो ऑब्जेक्टिव का ही इसी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए बना रखे हैं। आप उसको अगर देखेंगे तो 5 ईयर्स प्लान से जुड़ा हुआ कई सारे सवालों का जवाब आप देने की स्थिति में होंगे। हम उस वीडियो के साथ उसका लिंक जोड़ देंगे, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक उदारीकरण नीति का एक उद्देश्य है रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता। आर्थिक उदारीकरण मतलब कि सरकार का उद्योग धंधों पर से अपना जो वर्चस्व है उसको कम करना, अपनी नीतियों को उदार बनाना, लाइसेंसिंग मुक्त करना, ये तमाम चीजें इसी में है कि रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, इस परिवर्तनीयता का समर्थन क्यों किया जा सकता है? तो इसके कारण से होगा क्या कि भारत में बाकी तीनों चीजें सब सही हैं। एक जो इस क्वेश्चन का मेन आंसर है वो है सी, यह भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह को अधिक आकर्षित करेगी। ऐसा इसलिए कि रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता का मतलब यह हुआ कि देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा में और विदेशी मुद्रा स्थानीय मुद्रा में पूर्ण रूपेण परिवर्तित हो सके। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर विदेशी अपना यहां पर धन संपत्ति एफडीआई के माध्यम से या अन्य माध्यम से लगाते हैं और जब उनको आवश्यकता होगी तो उनको वो बेच करके अपना देश का मुद्रा लेकर के और वापस चाहें तो जा सकते हैं। तो इसके कारण से होगा ये कि भारत में एफडीआई की मात्रा बढ़ेगी, मतलब पूंजी के प्रवाह को आकृष्ट करने में ये रुपये की परिवर्तनीयता मुख्य भूमिका निभाने का काम करेगी। नंबर 47, भारत में मुद्रा स्फीति मापी जाती है। इन्फ्लेशन इन इंडिया इज मेजर्ड बाय, अब ऑप्शन देखिए, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। पहले तो आप ये जान लीजिए कि भारत में एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन आज की तारीख में, पहले ये काम सीएसओ करता था, एनएसओ के द्वारा इन्फ्लेशन की माप की जाती है। ठीक है, आधार क्या है? तो थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इन दोनों का ही प्रयोग किया जाता है अगर एक से अधिक आंसर करना होता तो, लेकिन मुख्य रूप से होलसेल प्राइस इंडेक्स को ही आधार बनाया जाता है इन्फ्लेशन के मेजरमेंट में। भारत में इसका जो मेजरमेंट है वो 1942 से, मतलब ब्रिटिश काल से ही शुरू हो चुका था, और जब 1942 में इसका मेजरमेंट किया गया तो उस समय 1939 को इसका आधार वर्ष या बेस ईयर रखा गया था। भारत में होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मतलब कि उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत सिर्फ वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के आधार पर ही इन्फ्लेशन का रेट का आकलन होता है। थोक मूल्य सूचकांक सिर्फ वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को बताता है। तो मूल्य परिवर्तन के लिए एक आधार वर्ष होगा, तो इसके लिए WPI का आधार वर्ष है 2011-12 तुलना करके, और सिर्फ वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को ही इसमें दर्शाया जाएगा। और वर्तमान में 697 जो प्रतिनिधि वस्तु हैं उनको इस इंडेक्स में शामिल किया गया है, उनके मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को बताने का काम किया जाता है। ठीक है, अब देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है इसका सबसे पहले कि आधार वर्ष, इसका आधार वर्ष है 2012, थोक मूल्य सूचकांक का 11-12 और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का 2012। ठीक है, इसमें
वस्तु और सेवा दोनों के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों का आकलन किया जाता है। WPI में सिर्फ वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वस्तु और सेवा दोनों का, और इसमें वस्तु और सेवा मिलाकर के 268 जो संख्या है सो रखा गया है। वहां मैंने बताया था WPI के लिए 697। WPI मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि CPI सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके 4 घटक हैं। एक घटक तो C नंबर देखिए कि कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये भी उसका एक घटक है। इसके अलावा औद्योगिक श्रमिकों के लिए मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, फिर शहरी मतलब फिर ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों के लिए, और फिर शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए संयुक्त रूप से। तो मुख्य रूप से WPI और CPI है, और CPI के 4 घटक में बाकी चीजें शामिल हैं। तो इसका आंसर है ए। बाकी तमाम जो इससे जुड़ा हुआ जानकारी था, कौन जारी करता है, आधार वर्ष क्या है, कितने वस्तु को रखा गया है, किसमें सिर्फ वस्तु शामिल होता है, किसमें वस्तु और सेवा शामिल होती है, उसकी संख्या कितनी है, ये सब जानकारी बताए, और यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। नंबर 48, राष्ट्रीय आय क्या है? एक लाइन में सिर्फ नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट में तो उसका बहुत सारा चीज है, GDP से आगे बढ़ते हुए बहुत सारी चीजें। नेशनल इनकम का फॉर्मूला है NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए फॉर्मूला है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। NNP की गणना असल में 2 आधार पर होती है। उनमें से जब फैक्टर कॉस्ट पर उसकी गणना की जाती है तो उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? तो फैक्टर कॉस्ट का भी फार्मूला है। फार्मूला यह है कि करंट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। बाजार में जो मूल्य है उसमें से अप्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाएगा, और अगर उसको उस उत्पाद पर कोई सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है तो उसको जोड़ देंगे। तो इस तरीके से जो फिगर आएगा वो कहलाएगा उसका फैक्टर कॉस्ट, और जब फैक्टर कॉस्ट पर NNP की गणना की जाएगी तो राष्ट्रीय आय सामने आएगा। अब आप ऑप्शन डी को देखिए, लिखा हुआ है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ फार्मूला अगर आपको याद हो तो इसका आंसर आप आराम से कर सकते हैं। नंबर 49, आसान क्वेश्चन है अगर जान रहे हैं तो। निम्न में से किस कारखाने को स्थानीय रूप से कोयला की आपूर्ति नहीं है? 3 ऐसे हैं जिनको कि स्थानीय रूप से कोयला की आपूर्ति हो जाती है, लेकिन एक C जो है भद्रावती, इसको स्थानीय रूप से कोयला की आपूर्ति नहीं होती है, बल्कि यह पूरी तरीके से जल विद्युत ऊर्जा पर आधारित है। और जब से वहां पर महात्मा गांधी पनबिजली परियोजना शुरू हुई है, उसकी जो ऊर्जा की समस्या है सो खत्म हो गई है। तो इसका आंसर है C। नंबर 50, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट किसका व्यवस्थित अभिलेख है? थोड़ा सा केवल जान ले, और यहां ये भी बता दें कि YouTube पर भी मैंने इसके संदर्भ में एक वीडियो बहुत पहले अपलोड किया था, उसका भी हम लिंक शेयर कर देंगे। तो इससे जुड़ा हुआ कई तरह के और जो सवाल आएंगे आप निश्चित तौर पे उसको सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। पूरा फॉर्मेट बना करके फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने उस वीडियो में दिखाया था, लेकिन मोटे तौर पर सिर्फ यहां आपको ये बता दें कि विदेशी व्यापार के 2 पक्ष हैं, एक है बैलेंस ऑफ ट्रेड और दूसरा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है कि दृश्य वस्तुओं के विजिबल ट्रेड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के मूल्य में जो अंतर होता है उसको आधार बना करके संतुलन है या असंतुलित है इसका आकलन किया जाता है। विजिबल ट्रेड में क्या शामिल होगा? तो सोना, चांदी और कोई भी वस्तु। जबकि जो दूसरा पक्ष है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये कहीं उससे कहीं ब्रॉडर सेंस रखता है, क्योंकि यहां दृश्य के साथ साथ अदृश्य, दृश्य मैंने बताया सोना, चांदी और वस्तु, और अदृश्य में मुख्य रूप से सेवाएं आती हैं। तो इन दोनों के मूल्यों के आधार पर किसी एक देश का दूसरे देश के साथ एक निश्चित अवधि, जो सामान्य तौर पर 1 वर्ष का पीरियड होता है, उसके आयात और निर्यात का लेन देन का लेखा जोखा तैयार किया जाता है, और इसकी गणना में अल्पकालीन और दीर्घकालीन जो लेन देन होते हैं उसको भी शामिल किया जाता है। तो
भुगतान संतुलन का आंसर यही है कि सामान्यतः एक वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन देन, मतलब कि विश्व के अन्य देशों के साथ उसका जो आयात और निर्यात हो रहा है, विजिबल और इनविजिबल ट्रेड्स का, उसका लेखा जोखा ये भुगतान संतुलन होता है। ठीक है, तो आंसर बी है इसका। यहां तक आपने 10 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी के देखे। अब आगे हिस्ट्री का क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आसान है, हालांकि हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसके जितने भी साइट्स हैं, उसके जो फाइंडिंग्स हैं, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, ये सबको याद रख पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन आप देखिए कि कोई भी अटपटा चीज आपके ऑप्शन में नजर नहीं आएगा। लोथल, लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? तो डॉकयार्ड, ठीक है, उसका पोर्ट सिटी था ये। इसी तरीके से कालीबंगा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत का पहला साक्ष्य मिलता है। धौलावीरा, यहां से 10 चिन्हों का शिलालेख मिला है, क्योंकि आपको यह पता है कि हड़प्पा सभ्यता में 64 मूल चिन्ह थे, 400 अक्षर थे। ठीक है, लिपि उनकी जो थी वो वस्त्रोत्फेदन लिपि थी। लेकिन बाद में जब धौलावीरा का खोज किया गया तो वहां से 10 नए चिन्ह भी मिले। जबकि बनवाली से हल की आकृति का खिलौना मिला है। ठीक है, बनवाली से एक चीज और अनकॉमन है, वो ये है कि आमतौर पर हड़प्पा सभ्यता में जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो जल निकास प्रणाली थी, वो बेहतरीन थी। लेकिन बनवाली में जल निकास प्रणाली अव्यवस्थित था। साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता के बाकी जितने भी शहर थे, कस्बे थे, वो प्लान्ड वे में थे, नियोजित थे, और मुख्य सड़क और गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। लेकिन बनवाली में ऐसा भी नहीं था, बल्कि इसका जो नगर योजना था वो शतरंज के बिसात, मतलब चेस बोर्ड के समान था। इसके अलावा बनवाली से बढ़िया किस्म की जौ मिली है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो खैर, ये जो मैच किया हम लोगों ने, इससे आंसर हमारा आ रहा है डी। लोथल गोदीबाड़ा, कालीबंगा जुता हुआ खेत, धौलावीरा 10 चिन्हों वाला शिलालेख, और बनवाली हल की आकृति का खिलौना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने सिलोन, जिसको आज हम लोग श्रीलंका कहते हैं, प्राचीन काल में उसको सिलोन कहा जाता था, सुनते होंगे रेडियो सिलोन, तो सिलोन श्रीलंका के लिए पर विजय प्राप्त किया था? विच चोला रूलर कॉन्कर्ड सिलोन? अब आप ऑप्शन को देखिए, 2 नाम है जो आपको कंफ्यूज करा सकता है। एक राजराजा प्रथम और दूसरा राजेंद्र। राजेंद्र मतलब राजेंद्र वन। ठीक है, राजा वन, इसने भी श्रीलंका पर चढ़ाई किया था। ठीक है, और जिस समय राजा वन ने चढ़ाई किया था उस समय वहां का शासक था महेंद्र फिफ्थ। महेंद्र फिफ्थ को हराया और उत्तरी श्रीलंका को राजा वन ने जीतने का काम किया। श्रीलंका की जो राजधानी थी अनुराधापुर, उसको राजा वन ने नष्ट किया और उसके स्थान पर नई राजधानी बनाई जिसका नाम था पोलोनरुआ। जो क्षेत्र राजा वन ने सिलोन या श्रीलंका में जीता था, जो बेसिकली उत्तरी श्रीलंका था, मतलब श्रीलंका का आधा भाग था, उस जीते हुए क्षेत्र को उसने नाम दिया मामुंडी चोल मंडलम। और इस जीत की खुशी में राजा वन ने जगन्नाथ की उपाधि धारण की थी। राजा प्रथम का ही पुत्र था राजेंद्र, जिसको कि राजेंद्र वन भी कहा जाता है। ये अपने पिता राजा से भी ज्यादा साम्राज्यवादी था और इसने 1017 में संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया। ठीक है, तो चूंकि जीत का बात राजा वन भी है और 2 भी है, लेकिन जीत का जो दायरा है वो राजेंद्र का बड़ा है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो इसने पूरा का पूरा श्रीलंका को जीता। इसके समय भी महेंद्र फिफ्थ ही शासक थे। महेंद्र फिफ्थ को हरा करके, उनको गिरफ्तार करके और चोल राज्य में ला करके बंदी बना दिया गया, जहां इनके बंदी गृह में ही 1029 में श्रीलंका के राजा महेंद्र फिफ्थ की मृत्यु भी हो गई। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बाकी 2 छोटे छोटे नाम है। परांतक सेकंड, इनको सुंदर चोल के नाम से भी जाना जाता है, जबकि परांतक प्रथम भी इस वंश में हुए, द्वितीय है तो प्रथम भी होगा। परांतक वन के विषय में एक बात जान लीजिए कि परांतक वन का जो उत्तर मेरूर अभिलेख है वो चोल शासन काल के स्थानीय शासन व्यवस्था की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। और ये जेपीएससी में मेरे ख्याल से क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, आदित्य वन ये साम्राज्यवादी चोल साम्राज्य का जो संस्थापक था विजयालय, उनका पुत्र थे आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम ने
पल्लव शासक या कहें कि अंतिम पल्लव शासक अपराजित को पराजित किया था और उनको पराजित करके पूरा का पूरा पल्लव साम्राज्य को चोल साम्राज्य मिलाया। और इस जीत की खुशी में आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। तो इतिहास से जुड़ा हुआ कई सारा महत्वपूर्ण जानकारी। अब 53 को देखें। निम्न में से किस कला का सबसे बाद में निर्माण किया गया? सबसे बाद में किसका निर्माण किया गया? उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति, ये जो था ये गुप्त काल में हुआ। ठीक है। धौली स्थित शैलकृत हाथी, ये मौर्यों के समय में हुआ। लिंगराज मंदिर, ये 11वीं शताब्दी में किया गया। और महाबलीपुरम स्थित जो स्मारकें हैं, मेमोरियल्स हैं, ये पल्लवों के काल में किया गया। तो अब आपका आंसर आपके सामने है। किसका आंसर होगा? लिंगराज टेम्पल। ठीक है। सबसे पहले कौन होगा? तो मौर्य काल में, तो बी सबसे पहले होगा। उसके बाद उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति, यह गुप्त काल का है, तो वो दूसरा नंबर पर होगा। उसके बाद महाबलीपुरम जो पल्लवों के काल से संबंधित है, यह तीसरा होगा अगर हम लोग पुराना से नया की ओर जाएं तो। ठीक है। और सबसे लास्ट में लिंगराज टेम्पल। तो ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। नंबर 54, अर्जुन की तपस्या एवं गंगा का अवतरण कहां नजर आता है? अर्जुन की तपस्या एवं गंगा का अवतरण ये बेसिकली पल्लव मूर्ति कला का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है। और पल्लवों की जानकारी या उनके जो कलाकृति हैं वो कहां मिलेंगे? महाबलीपुरम में, जिसको कि मामल्लपुरम भी कहा जाता है। तो सही उत्तर है इसका बी। यहां पर एक बात फिर से कहना चाहेंगे कि पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धि मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। बहुत जल्दी ही, हमको लगता है कि 15-20 या महीना रोज के अंदर में आप उसको भी चाहें तो देख सकते हैं। उससे न सिर्फ आपको प्रीलिम्स के लिए कई सारी जानकारियां हासिल होंगी, जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन, और मुख्य परीक्षा में कैसे लिखें, क्या लिखें, ये भी आपको जानकारी हासिल हो जाएगी। तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। गुप्त राजवंश के समय कदूरा, चौल एवं नगर घंटाशाला क्यों प्रसिद्ध था? इसमें कुछ नाम और आपको समझाने के लिए जोड़ दें। इसमें अगर हम लोग जोड़ दें कल्याण, इसमें अगर हम लोग जोड़ दें भड़ौच, इसमें अगर हम लोग जोड़ दें कैम्बे, तो शायद आपको आंसर नजर आ गया होगा। भड़ौच, कल्याण, कैम्बे ये बंदरगाह थे। तो ये कदूरा, चौल और नगर घंटाशाला भी बंदरगाह थे गुप्त काल के, और इसीलिए ये प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नंबर 56, किस शासक के समय वास्तविक सत्ता बलबन के हाथ में थी? अब ये मेडिएवल इंडिया से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो सही उत्तर है इसका नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद, बी। थोड़ा सा जान लीजिए, बलबन जो था ये सल्तनत काल का महत्वपूर्ण शासक में से एक था। बलबन अपनी योग्यता से अपना पद हमेशा बढ़ाता है। जैसे कि रजिया सुल्तान के समय में ये आमिर ए शिकार के पद पे था, मतलब कि सुल्तान के लिए शिकार की व्यवस्था करने वाला। बहराम शाह के समय में आमिर ए आखूर, मतलब कि अस्तबल का प्रधान बनाया गया। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, जो आपके ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में आमिर ये हाजिब था, मतलब कि दरबार में आने जाने वाले महत्वपूर्ण लोगों को उनके मतलब पद के अनुसार बैठाने का व्यवस्था करने वाला था। ठीक है। बहराम शाह वह व्यक्ति है जिसके समय में सल्तनत काल में एक नया पद क्रिएट हुआ था, वो था नायब का पद, जिसको कि नायब ए मामलात या नायब ए मामलिकात भी कहते हैं। और इख्तियारुद्दीन ऐतगिन पहला नायब बना था। बहराम शाह रजिया सुल्तान के बाद सत्ता पर बैठता है, इख्तियारुद्दीन ऐतगिन की मेहरबानी से बैठता है, और इसीलिए उसने एक नायब का पद क्रिएट किया। और इख्तियारुद्दीन ऐतगिन को, जो कि पहला सल्तनत काल का नायब है, वो लगभग नेक टू नेक या सुल्तान का समानांतर पद होता था। कहने को संरक्षक है, लेकिन वास्तव में सर्वे सर्वा वो हो जाता था। तो नायब का पद क्रिएट हुआ था। और नासिरुद्दीन महमूद के समय, अब आते हैं वापस इस क्वेश्चन पर, जब बलबन के हाथ में ही सत्ता थी, उस समय 1249 में बलबन को नायब बनाया गया नासिरुद्दीन महमूद के समय में। और बलबन अपना ताकत बहुत बढ़ा लेता है, और उसने अपनी पुत्री का विवाह भी सुल्तान नसरुद्दीन महमूद से कर दिया था।
तो नायब का पद बहराम शाह के समय और सल्तनत काल का सबसे महत्वपूर्ण नायब बलबन माना जाता है, जबकि रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये इल्तुतमिश का पुत्र था और इल्तुतमिश के बाद इसको ही सत्ता पर बिठाया गया था। यद्यपि इल्तुतमिश ने अपने अयोग्य पुत्रों के स्थान पर रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन महिला होने के कारण जो तुर्की अमीर वर्ग के लोग थे उन्होंने रजिया को ना बैठा करके रुकनुद्दीन फिरोज को बैठाया। बाद में रजिया ने, आप इतिहास पढ़े हैं, जुमे के नमाज के समय में लाल वस्त्र पहन करके न्याय की गुहार लगाती है। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज को रिप्लेस किया जाता है और रजिया सत्ता संभालती है। तो रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का पुत्र था लेकिन था अयोग्य। नंबर 57, निम्न में से कौन सा कार्य फिरोज शाह तुगलक के समय में नहीं किया गया? मतलब 3 कार्य ऐसे थे जिसको कि फिरोज शाह तुगलक ने किया। ऑप्शन ए को देखिए, पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई कर लगाया, सही है, और सिंचाई कर को हर्ब ए सर्ब कहा जाता था। आप इसको नोट करिए, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। ऑप्शन बी को देखिए, उसने चांदी का अदली सिक्का चलवाया। चांदी का अदली सिक्का और सोने का दिनार ये दोनों चलवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो बी सही नहीं है, क्योंकि ये अदली सिक्का जो चांदी का बना होता था एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने भी सिक्के चलाए थे। एक का नाम था अद्धा, जो बेसिकली हाफ जितल के बराबर होता था, और अद्धा के अलावा विक नाम का भी सिक्का उसने चलाया था। अद्धा हाफ जितल और विक 1/4 जितल के बराबर होता था। खलीफा से उसने 2 बार शासन का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल है 1351 से लेकर के 1388 तक, और सल्तनत काल में बहलोल लोदी के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला फिरोज शाह तुगलक ही है। तो 1351 से 88 तक। मैंने एक चीज और बताया कि सबसे अधिक समय तक शासन किया बहलोल लोदी, जो लोदी वंश का संस्थापक था। इससे 100 साल के बाद वो आएगा, लेकिन वो सबसे अधिक समय तक करता है। सेकंड नंबर पर सर्वाधिक शासन फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक जो था ये उलेमा वर्ग को, खलीफा को बहुत महत्व देता था, और अपने शासन काल के पहले 6 वर्षों में ही, मतलब पहले 6 वर्ष या 2 वर्ष, हमको एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसने खलीफा से शासन का 2 बार प्रमाण पत्र हासिल किया था। ठीक है, एक चीज और यहां जान ले कि खलीफा से शासन का प्रमाण पत्र मानने वाले 3 सुल्तान हुए। सबसे पहले इल्तुतमिश, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी 2 बार खलीफा से शासन का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था, 1344 में और फिर 1346 में। और फिर फिरोज शाह तुगलक ने भी खलीफा से 2 बार शासन का प्रमाण पत्र माना। कुछ और बातें कि खलीफा की सत्ता को सबने मान्यता दी, भले ही मान्यता इन 3 लोगों ने ही, इल्तुतमिश, एमबीटी और एफएसटी ने हासिल किया हो। मान्यता सब लोग देते थे, सिक्कों पर खलीफा का नाम भी अंकित होता था। लेकिन सल्तनत काल का एक सुल्तान था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता नहीं दी और खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया, और अपनी उपाधि धारण की थी अल वासिफ बिल्ला। इतनी सारी बातें सुनकर के ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि बहुत बड़ा हो रहा है? देखिए, इसको बोलने में भी मेहनत लगता है, तो आपको लिखने में भी शायद मेहनत लगे या सुनने में, लेकिन प्लीज ये काम भी हम आप ही के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप सुने, जरूरत के हिसाब से आप नोट करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा, क्योंकि हम एक भी वर्ड अनावश्यक नहीं बोल रहे हैं, इररिलेवेंट नहीं बोल रहे हैं। वो सारी बातें जो आपको परीक्षा में आपको मदद दे सकता है, सिर्फ हम वही बातें कर रहे हैं। तो पेशेंसली सुनिए, उसी तरीके से जिस तरीके से पेशेंसली हम आप तक ये बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एनीवे, डी ऑप्शन को देखिए, नगरकोट अभियान के दौरान लाए गए संस्कृत पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया। यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नगरकोट अभियान के समय में वो, मतलब फिरोज शाह तुगलक, 300 नक्षत्र विज्ञान से संबंधित पुस्तकें जो संस्कृत में लिखी हुई थी उसको लेकर के आने का काम किया, और फिर उसको एजुद्दीन खालिद किरमानी के द्वारा फारसी में अनुवाद करवाया। किसके द्वारा? एजुद्दीन खालिद किरमानी के द्वारा। और जो अनुवादित किताब थी उसका नाम था दलियाते फिरोज शाही या दलियाले फिरोज शाही। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यहां से क्वेश्चन भी खूब आते हैं। आदिल शाही वंश, आदिल शाही वंश सामने लिखा हुआ है बीजापुर। ठीक है, बीजापुर सही है, और
बहमनी साम्राज्य के टूटने के बाद बिदर, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर ये 5 स्वतंत्र राज्य बने थे। उनमें से 1489 में यह स्वतंत्र होने वाला राज्य था। ठीक है। बीजापुर के जो शासक थे ये टर्की के ऑटोमन राजवंश से अपना संबंध जोड़ते थे। ठीक है। यूसुफ आदिल शाह इस वंश का संस्थापक था, बीजापुर का, या बीजापुर स्वतंत्र राज्य का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, इसीलिए आदिल शाही वंश कहलाया। आदिल शाह द्वितीय इस वंश का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शासक था, जिसकी उपाधि थी जगत गुरु और अबला बाबा। नाम से ही लग रहा है कि वो क्या करते होंगे। ठीक है। लोक कल्याणकारी कार्य, महिलाओं का उत्थान, इसीलिए काम कहा गया। आदिल शाह सेकंड की चाची थी चांद बीबी। ठीक है। और आदिल शाह सेकंड ने, जो इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है, उसने एक हिंदी कविता लिखी थी, इसका नाम था किताब ए नौरस। किताब ए नौरस। ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। दूसरा, इमाद शाही वंश, इसका जो संस्थापक था वो था इमाद उल मुल्क। बरार यहां पर था तो यहां पर इमाद शाही वंश। ठीक है। जो इमाद उल मुल्क इस वंश का संस्थापक था वो मूल रूप से ब्राह्मण था और विजयनगर का रहने वाला था। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। और बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद, टूटने के बाद, सबसे पहले बरार ही अलग हुआ था और बरार ही एकमात्र ये रियासत है इन चारों में, इसके अलावा एक और, जिसमें से तालिकोटा के युद्ध में बरार ने भाग नहीं लिया था। ठीक है। बिदर, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर, ये 4 जो आया उसमें से बरार ने भाग नहीं लिया था। तालिकोटा युद्ध 25 जनवरी 1565। खैर, कुतुबशाही वंश, कुतुबशाही वंश के सामने लिखा हुआ है अहमदनगर। कुतुबशाही वंश गोलकुंडा में था, कुली कुतुब शाह के द्वारा स्थापित था। और गोलकुंडा आपको याद होगा कि 1687 में 1687 में औरंगजेब ने मुगल राज्य में मिलाया था। जबकि अहमदनगर का संस्थापक था मलिक अहमद और वहां पर थी राजवंश निजाम शाही। और अहमदनगर को 1633 में शाहजहां ने मुगल साम्राज्य में मिलाया था। बरीद शाही, बिदर, ये सबसे अंत में स्वतंत्र हुआ था और अमीर अली बरीद इसका संस्थापक था। नोट करने में तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? चलिए अगला क्वेश्चन। अगर आपको यह लगता है कि बहुत ज्यादा बोला जा रहा है, बहुत ज्यादा जानकारी एक बार में दी जा रही है, तो आप ये भी कमेंट कर दें, हम शॉर्ट कर दिया करेंगे। ठीक है। लेकिन लगता है कि आपको ये जानकारियां हासिल करनी चाहिए, इसीलिए हम बोलते जाते हैं। टीचर होने वाला एक जो गुण होता है उसके कारण से भी शायद हो सकता है ये, लेकिन अगर आपको इसके कारण से प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है। खैर, 59, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दशावंदा ये तमिल प्रदेश में बोलते थे और कटुकोडेज ये कर्नाटक में बोलते थे और ये था सिंचाई कर। ऑप्शन ए। ठीक है। बी को देखिए, बी का आंसर होगा भंडारवाद ग्राम। स्टेट कंट्रोल लैंड भंडारवाद ग्राम, केंद्रीय राजस्व विभाग अथवन या अठवने और प्रांतों के सैनिक सामंत नायंकार कहलाते थे। थोड़ा हम तेज और जल्दी से निकल जाते, ज्यादा जानकारी नहीं देंगे अब। 60, फतेहपुर सिकरी के किस भवन को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला के मोती का रत्न कहा है? सही उत्तर है तुर्की सुल्तान की कोठी। फतेहपुर सिकरी में बना हुआ ये। ठीक है। ये जो तुर्की सुल्तान की कोठी थी ये रुकिया बेगम या सलीमा बेगम के लिए बनाया गया था और तुर्की सुल्तान की कोठी थी, उसकी सजावट करने के लिए दीवारों पर घोड़े बोल रहे, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों का चित्र बनाया गया था। बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के बाद अकबर ने बनवाया था और बुलंद दरवाजा इल्तुतमिश के द्वारा नागौर में बनाए गए अतार्किन के दरवाजे से प्रेरित था। दीवाने खास ये बौद्ध और हिंदू शैली में निर्मित था और यहां अकबर अपने कर्मचारियों की बहस सुनता था। जोधा भाई का महल फतेहपुर सिकरी में जितने भी भवन बनाए गए उसमें सबसे बड़ा था और इसकी सजावट दक्षिण भारतीय मंदिरों के समान थी, जोधा भाई महल का। नंबर 61, शिवाजी एवं पेशवाओं के दस्तावेज में किस लिपि का प्रयोग किया गया? आंसर है मोड़ी लिपि। इसमें कुछ ज्यादा नहीं बताएंगे। गुप्त लिपि ग्रंथ लिपि तमिलनाडु और केरल में संस्कृत भाषा में प्रयोग होता था। सिंधु लिपि आप जान रहे हैं पिक्टोग्राफिक, गुप्त साम्राज्य से संबंधित जो संस्कृत लिपि होती थी उसमें गुप्त लिपि का प्रयोग होता था।
नंबर 62, डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो कोलकाता का हिंदू कॉलेज 1817 में स्थापित हुआ था और इसमें कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि इनमें से जो हैं वो है राजा राम मोहन राय, और राजा राम मोहन राय यहां अनुपस्थित हैं। तो आंसर होगा इसका डी। 63, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से गर्मपंथी या उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका मुख्य कारण था? सीधा आंसर सी, हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। आप देखिएगा कि बंगभंग आंदोलन के दौरान वहां पर एक तो हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया, मातृवंदना की बात की गई, जो इस्लाम धर्म के अंतर्गत थोड़ा सा मतलब उसको अलग माना जाता है। इसीलिए ये आम जो मुसलमान थे ये बंग भंग आंदोलन से, प्रथम स्वदेशी आंदोलन से दूर रहने का काम किए थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन कांग्रेसी नेता कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? 1946 कैबिनेट मिशन, जिस मिशन इस योजना के तहत ही भारत का संविधान का निर्माण शुरू हुआ था, आप सब जान रहे हैं। सही उत्तर है इसका सरदार पटेल। ज्यादा हम नहीं बताएंगे, लंबा हो जा रहा है। 65, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया था? आंसर है ऑल इंडिया होम रूल। चलिए हम 65 तक ही छोड़ दे रहे हैं क्योंकि लंबा हो रहा है। होम रूल लीग आंदोलन जिसको कि तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था। अगले वीडियो में हम आपको 66 से लेकर के आखिरी तक सारा कुछ बताने का काम करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से कि वीडियो लंबा हो लेकिन आपके लिए उपयोगी है, इसी बात को ध्यान में रख करके ये वीडियो लंबा भी हो रहा है और हम बताने का काम भी कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेशन आपको काम का लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर पहुंचाइए। कोई सुझाव देना हो, हम बार बार बोलते हैं, हर वीडियो में बोलते हैं, आप जरूर मुझ तक पहुंचाने का काम कीजिए। चलिए जल्द मिलते हैं। रेस्ट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इस मॉक टेस्ट के आपको हम जल्द उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।